सो स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। बुक दे दो। क्या 3 बुक है? ठीक है, तो हमने लास्ट जो अपनी क्लास करी थी उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसमें हमने बात करी थी कि एटम क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, आज इस चीज़ को आगे लेके आते हैं और थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था कि आज जो हमें पढ़ना है वो बेसिकली क्या पढ़ना है, मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब जो एटम है, एटम को किसी ने आज तक देखा नहीं है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से लोग बता रहे हैं कि एटम ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी चीज़ की खोज करते हैं। अगर वो चीज़ मिल जाती है, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया मतलब वो चीज़ उस एटम के अंदर है, या एटम ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर अगर वो चीज़ वैसी नहीं है मतलब एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उस बेसिस पे उन्होंने क्या दिया, अपने अपने मॉडल्स दिए। क्या दिए? मॉडल्स। तो हमें यही मॉडल्स पढ़ने हैं, और जब एक मॉडल आ गया तो दूसरे मॉडल की क्या जरूरत थी, है ना। 3 मॉडल पढ़ने हैं, तो 3 मॉडल क्यों आए? क्योंकि पहले वाले मॉडल में क्या होगा, कुछ कमियां होंगी, तो उनकी कमियां भी हमें पढ़नी है। ठीक है, पहले क्या पढ़ना है, मॉडल पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, उनकी कमियां पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके से, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। किसके बारे में? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। हिंदी वाली बुक देना मेरे को। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, पहला टॉपिक ये है हमारा। हाँ, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इस मॉडल को दिया था हमारे जे थॉमसन ने। जे थॉमसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उसी के साथ उन्होंने अपना क्या मॉडल भी दिया था कि एक एटम कैसा दिखता होगा। ठीक है, तो उनके मॉडल के हिसाब से, ठीक है, उन्होंने अपने मॉडल के बारे में 2 बातें बताई कि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा मॉडल होगा उसमें एटम किस तरीके का दिख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया। अब इस मॉडल की कुछ खास बातें, इस मॉडल की क्या कुछ खास बातें। सबसे पहली खास बात यह है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन। मतलब जो हमारा परमाणु होगा वो क्या होगा, एक गोल क्या होगा, स्पेयर होगा। क्या होगा? गोला होगा। क्या होगा? गोला होगा। किसका गोला होगा? धनात्मक आवेशों का, पॉजिटिव चार्ज का। किसका गोला होगा? पॉजिटिव चार्ज का। जिसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोतियों की तरह क्या होंगे, बुने होंगे। जो क्या होंगे, उसके अंदर मोतियों की तरह बुने होते हैं। कपड़ा होता है ना, कपड़े में कढ़ाई का काम करके जो मोतियां उसको लगाया जाता है ना, सेम उसी तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उस गोले के अंदर क्या होंगे, बुने होंगे। समझ में आ गया? तो जो हमारा एटम किस तरीके का उसने एक्सप्लेन करा कि हमारा एटम कैसा होगा, जिसका जो गोला होगा वो किससे बना होगा, पॉजिटिव चार्ज से, धनात्मक आवेश से। और जो ऋणात्मक आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश वाले कण जिनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ होंगे, उनके बीच में बुने होंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए तुम ऐसा समझो, एक तरबूज लिया, तरबूज को बीच में से काट दिया, तो तरबूज को जब हम खोलते हैं, काट के खोलते हैं, तो क्या दिखता है, रेड पार्ट और उसमें ब्लैक दिखता है ना। तो जो वो रेड पार्ट है वो क्या है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और जो वो ब्लैक वाले हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। ऋणात्मक आवेश वाले कण जिनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। उसने अभी तक पॉजिटिव चार्ज बोला, ये नहीं बोला कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन। उसने ये बात तो नहीं बोली है ना, क्योंकि उसने प्रोटॉन की खोज नहीं करी थी, है ना। उसने किसी खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए वो किसके बारे में बात कर रहा था अपने मॉडल में, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा था। बात समझ में आई? तो लिखिए इस बात को, लिखिए पहली बात,
An atom consists of a sphere, मैं हिंदी में बोलूँगा, डोंट वरी। बच्चों को लगता है मैं सिर्फ वो पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। हाँ, an atom consists of sphere of positive charge, with negatively charged electrons embedded, embedded in it, हिंदी में लिखिए, एक परमाणु धनात्मक आवेश वाले एक गोले से बना होता है। एक परमाणु धनात्मक आवेश वाले एक गोले से बना होता है, जिसमें ऋणात्मक रूप से अवशोषित नहीं, आवेशित लिखना, आवेशित, जिसमें ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसा दिखता होगा, ये लेट्स सपोज ये पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये बना लो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इमेजिन हो रहा है ना, तरबूज खाया ना, तरबूज, लाल वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो काला वाला बीज होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ना उसने क्या करा, इमेजिन करा कि एक परमाणु ऐसा दिख सकता है। ठीक है, उसने कभी देखा तो है नहीं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, अनुमान लगा रहा था। तो उस अनुमान के हिसाब से उसने क्या दिया, ये मॉडल दिया। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। तो हमने यहां तक बात कर ली पहले पॉइंट की। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, बोलो दूसरा पॉइंट लिखिए। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस in an atom are equal in magnitude, are equal in magnitude due to which an atom is electrically neutral. In an atom are equal in magnitude due to which an atom is electrically neutral. Full stop. It has no overall
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हिंदी में लिखिए, किसी परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक, किसी परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, किसी परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, परिमाण में समान होते हैं, जिस कारण, एक तो तू बात करना खत्म कर लिखते टाइम, फिर से स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, किसी परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, ठीक है, जिसके कारण परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं, इसका कोई धनात्मक या और ऋणात्मक आवेश नहीं होता है, इसका कोई धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा है कि इस एटम के अंदर जितने नेगेटिव होंगे उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, जितने धनात्मक होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। और हमें पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो क्या बन जाता है, न्यूट्रल। क्या हो जाता है, न्यूट्रल, तटस्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। इसी वजह से ये जो एटम होता है ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। एक और न्यूट्रल का मतलब जीरो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता ना, कट जाता है वो। हाँ, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हो, एक थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन का परमाणु मॉडल, हिंदी में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम is similar to a watermelon, is similar to the watermelon, ठीक है। थॉमसन का परमाणु मॉडल एक तरबूज की तरह होता है। तरबूज की तरह होता है। ठीक है भाई, हाँ समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, थॉमसन मॉडल समझ में आ गया पूरा क्या था? हाँ, कैसा था, क्या क्या बातें उसने बताई थी, ठीक है।
ठीक है। अब देखो थॉमसन मॉडल में बस एक ही चीज अच्छी हुई, जो मैंने तुम्हें सेकंड पॉइंट बताया ना, कि इसने क्या बोला कि जो एक परमाणु के अंदर, जो एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। और बराबर होने की वजह से जो एटम होगा हमारा, जो परमाणु होगा हमारा, वो न्यूट्रल होगा, मतलब तटस्थ होगा। ये बात तो उसने प्रूव कर दी, ठीक है। बट जो वो प्रूव नहीं कर पाया वो क्या था, बाकी के जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थे, जो अब रदरफोर्ड आके करने वाला था रदरफोर्ड मॉडल के लिए, वो सब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो अभी हम पहले रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, फिर ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन, मतलब जो कमियां थी थॉमसन मॉडल की, वो पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए वो तो पता होने चाहिए ना, जिनको वो समझा नहीं पाया। तो उसके लिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। हाँ सागर गेट बंद कर दिया। बात समझ में आ गई? थॉमसन मॉडल क्लियर है, अच्छे से लिख दोगे, आएगा तो हाँ बना दोगे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट मॉडल पे। नेक्स्ट मॉडल का नाम डालिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या और कुछ चाहिए था इसमें? रदरफोर्ड एक और साइंटिस्ट है। हाँ ये साइंटिस्ट ये हैं ताकि हमें बता सके कि एटम क्या होता है। तुम गधे हो ना। अब रदरफोर्ड का जो नाम जाता है वो न्यूक्लियस की खोज करने के लिए जाता है। किसकी खोज? न्यूक्लियस। उसने ही बताया था कि एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। और वो उसने ये चीज कैसे बताई थी? एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके। क्या करके? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ चलिए, रदरफोर्ड वैसे मैंने तुम्हें बात करने के लिए परमिशन नहीं दी है, हाँ बात करने के लिए नहीं बोला है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो इससे क्या पता चल गया कि जो एटम है वो किनसे बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से, अब परमाणुओं से बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे किसके ऊपर? एटम के अंदर, कि एटम किस तरीके का दिखता होगा, उसी सीरीज में रदरफोर्ड भी था। उसने भी क्या करा? कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उसका नाम दिया गया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया गया? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसने क्या किया? उसने कुछ अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा कण। क्या लिए? अल्फा के कण लिए। क्या लिए? अल्फा कण लिए, ठीक है। अल्फा क्या होता है? एक तरह की लाइट रेज होती है, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, है ना, ये सब क्या होती है? लाइट रेज होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आती है, तो ठीक है। एक्सरे सुना है ना? एक्सरे वैसा ही होता है ये भी। अल्फा रे भी क्या होता है? एक्सरे की तरह होता है, ठीक है। तो अल्फा रेज ली, हाँ, और फिर अल्फा रेज को क्या करा? एक गोल्ड फॉइल से पास करवाया। क्या करवाया? एक गोल्ड फॉइल से पास करवाया, ठीक है। और मतलब सोने वाली चादर से पास करवाया, ठीक है। अब सोने वाली चादर से पास जब उसने करवाया तो उसने नोटिस करा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल वो तो सीधे सीधे निकल गए, बट कुछ क्या हो गए, वो वहां से टकरा के दूसरी डायरेक्शन मुड़ गए। उनको जाना सीधा था बट वो टकरा के दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गए। तो ये जो टकराने की वजह है ये रदरफोर्ड ने ढूंढ निकाली, और रदरफोर्ड ने बोला कि जो हमारा एटम है उस एटम के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे एटम का मास होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है, जो कि सबसे डेंस जगह होती है, सबसे भारी जगह होती है। और उस जगह को उसके क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया उसने? न्यूक्लियस। समझ में आई बात कि कैसे उसने खोज करी? उसने क्या करा? अल्फा पार्टिकल्स को सोने की चादर पे डाला, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे जाने की जगह क्या हो गए? मुड़ गए। क्या हो गए? मुड़ गए, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए? रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और उस वजह से
उस वजह से उसने क्या बोला कि परमाणु के बीच में ऐसा कोई केंद्र है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, भारी है, और जिसकी वजह से जो अल्फा रे है वो उनको पास नहीं कर पाई, उनके आर पार नहीं जा पाई और वहाँ से टकरा के वापस मुड़ गई। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, जिसकी मदद से उसने क्या बताया कि एटम के अंदर क्या है, एक केंद्र है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है रदरफोर्ड मॉडल वाला? ठीक है। और उसने ये गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी वजह से क्या करा, उसने बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें ढूंढ निकाली। ठीक है, उसने और भी ऑब्जर्वेशन ऐसे निकाली। ठीक है, तो एक एक करके हम इनकी जो ऑब्जर्वेशन है उनको लिखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट लिखना है क्या, समझ में आ गया? चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो, तो ओए गेट बंद करना। हाँ, तो इस तरीके का कुछ था। ठीक है, क्या था, इस तरीके का कुछ था। ये एटम का उसने ऐसे सोचा, ये एटम है, क्या ये एटम है। ठीक है, और इस तरीके के एटम है। ठीक है, तो देखो, जब उसने अल्फा पार्टिकल डाले तो कुछ तो ऐसे आए और से टकरा के इधर मुड़ गए। ठीक है, कुछ सीधे सीधे निकल गए, कुछ जहाँ पे टकराए वहाँ से मुड़ गए। ठीक है, कुछ ऐसे आए फिर टकरा के यहाँ से यहाँ मुड़ गए। तो ये जो लाइन डाल रहा था ये क्या था, ये सब अल्फा क्या थे, अल्फा क्या थे, पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण। ठीक है, क्या थे, अल्फा कण थे। और ये जिससे टकरा रहे थे, जिससे ये टकरा रहे थे, वो किससे टकरा रहे थे, ये क्या था, ये तुम्हारा न्यूक्लियस था। ये क्या था, तुम्हारा न्यूक्लियस। क्या था, न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, केंद्र। क्या बोला जाता है, केंद्र। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ये बना लो और एक सेंटेंस लिखो, मैं बोलता हूँ, जल्दी लिखो, भूल जाऊंगा फिर। हाँ, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये हिंदी में लिखवा रहा हूँ पहले। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में सोने की चादर से अल्फा किरणों को आर पार कराया गया। ठीक है, या अल्फा किरणों को क्या करा गया, आर पार किया। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो आर पार, ठीक है, आर पार करवाया गया। ठीक है, कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, या चादर है, पन्नी कुछ भी लिख दो, सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। और कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित कण विक्षेपित, जिसको बोला जाता है डिफ्लेक्शन। विक्षेपित हुए, लिख लिया यहाँ तक? हाँ, विक्षेपित हुए। ठीक है, और जब उसने क्या हुआ, उसने जब 12,000 रे ली, उसमें से एक ऐसा हुआ, 12,000 में से एक हुआ। ठीक है, 12,000 तो निकल गए। ठीक है, बट उसमें से सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ कि वो विक्षेपित हुआ, बाकी बार वो क्या है, सीधे निकल गया। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि
जो एटम होता है उसके बीच में भी क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। जो एटम्स होते हैं वो भी क्या है, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसलिए निकल गए। बस एक दो बार उसका क्या हुआ होगा, कांटेक्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया वो, डिफ्लेक्ट, मतलब विक्षेपित हो गया, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, Rutherford tries to in Rutherford experiment, Rutherford tries to pass alpha particles from gold foil, full stop. Some of the alpha particles are directly passed through the gold foil. Some of the alpha particles are directly passed through the gold foil. But some alpha particle deflected. At a very small angle. तो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, समझा दोगे रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था, समझ में आ गया। हाँ, और उसकी वजह से उसने किसकी खोज करी, न्यूक्लियस की खोज करी। किसकी खोज करी, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को, ठीक है। और उसका कौन सा एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। आई बात समझ में, हाँ ठीक है, ओके। अब कुछ ऑब्जर्वेशन, जब उसने ये एक्सपेरिमेंट करवाया, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जब होता है ना तो उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन निकलती है, ठीक है। कुछ उसमें से हम देख के समझते हैं ना, जब तुम भी एक्सपेरिमेंट लिखते होगे तो कुछ ऑब्जर्वेशन लिखते हो ना, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो वही ऑब्जर्वेशन, अब उसने भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसको भी कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिली होंगी, है ना। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या थी वो लिखिए। लिखिए, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कुछ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के कुछ निष्कर्ष। सबके पास एनसीईआरटी बुक है, हाँ, सारे हिंदी मीडियम वालों के पास, हाँ है। तो भैया के लिए एक छोटा सा काम करो, पेज नंबर 40, पुरानी बुक में भी पेज नंबर 54, हिंदी वाली बुक में पेज नंबर 54, और इंग्लिश वालों के पेज में पेज नंबर 40 है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक जगह पर 54 पे सबसे नीचे देखो, इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रतिकरण प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के निम्न परिमाण निकले। लिखा है, हाँ 54 के पेज नंबर सबसे नीचे, हाँ वहाँ पे, हाँ मिला। वहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 है पॉइंट नंबर 1, 2, 3 है। देखो एक जगह बोलता है परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, इंग्लिश में बोलता है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। लिखा है, ये तीनों पॉइंट कृपया करके मेरे लिए लिख लीजिए। हाँ हाँ, और लिखते रहो और मेरी तरफ समझते जाओ, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन लिखने पे नहीं, सुनने पे लगाओ,
लिखने के लिए अपने 2 दिमाग होते हैं ना, दूसरे वाले का इस्तेमाल करो, जो तुम्हारा दूसरा दिमाग घूमता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है, बोलने के लिए नहीं बोला है, दूसरे दिमाग का इस्तेमाल करना, बोलने के लिए नहीं करना है। पुरानी बुक में पेज नंबर 54 पे है, बोला है। पूरी रामायण खत्म हो गई, फिर पूछ रहा लंका कहाँ है? स्टार्ट करूं भाई? हाँ, देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो जो एटम है, एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द जगह है वो क्या है? खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि जब हमने अल्फा कण उसमें से पास करवाए तो बहुत सारी अल्फा कण उस एटम में से पास करके चली गई। क्या हो गई? बहुत सारी एटम उसमें से पास करके चली गई। बस एक ही किरण थी जो उसमें से टकरा के वापस आई। तो वो इस बात को दर्शाती है कि परमाणु के अंदर बहुत सारी क्या है? खाली जगह है। इसके अंदर क्या है? बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है। क्या है? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। क्या है? खाली जगह। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के बाद ये वाली डायग्राम बना लेना। ठीक है, बना लोगे? हाँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको बच्चों? हाँ, आ गया कि रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बहुत सारी अल्फा पार्टिकल डाली। मैंने बोला ना 12,000, और 12,000 में से बस एक ही टकरा के वापस आई, एक ही टकरा के मुड़ गई, एक ही थी ना। तो जो 11,999 किरणें थी वो तो पास कर गई। तो ये जो 11,999 किरणें थी, ये जो पास कर गई, वो हमें क्या बताती है? कि एटम क्या है? खाली है। अगर एटम भरा हुआ होता तो बहुत सारी किरणें टकराती, वैसा नहीं था, है ना? बात समझ में आ गई? तो एटम बस एक ही जगह से भरा हुआ है, वो कौन सा है? न्यूक्लियस, जो कि बिल्कुल उसके बीचों बीच होता है। आई बात समझ में? पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं, नोट डाउन हो गया? बोलूं? देखो, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो अब अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हुए? बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल थे वो अपने रास्ते से मुड़े, है ना? बहुत सारे अल्फा जो के कण थे, जो अल्फा के कण थे, वो बहुत सारे क्या थे कि वो अपने उससे नहीं मुड़े। ठीक है, वो नहीं मुड़े। बात समझ में आ गई? वो अपने पास से नहीं मुड़े। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत क्या है? कम मात्रा में। क्या है? बहुत कम मात्रा में। और कहाँ है? बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, कि जब हमारी बहुत सारी अल्फा किरणें मुड़ी नहीं, डिफ्लेक्ट नहीं हुई, विक्षेपित नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? बहुत कम मात्रा में एक एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? हाँ, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड masses ऑफ गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। इसका मतलब क्या है कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो 180 डिग्री के कोण पे मुड़े हों, 180 डिग्री के कोण पे मुड़े हो। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत छोटी सी जगह पर, एक परमाणु है उसके अंदर बहुत छोटी सी जगह पे क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? तीसरा पॉइंट। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन किसने निकाली? रदरफोर्ड ने निकाली अपने एक्सपेरिमेंट में करने के बाद। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ऐसा बनता है कि डिस्क्राइब द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड ऑल्सो राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन।
रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएं, साथ में उससे निकले हुए परिमाणों को भी लिखिए। बात समझ में आ गई? और ये क्वेश्चन बन जाएगा 3 नंबर में। आया समझ में? हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? लिख लो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। डिस्क्राइब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझाएं, रदरफोर्ड के प्रयोग को समझाएं। हाँ, रदरफोर्ड के प्रयोग को समझाएं। लिखिए हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई और भाषा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। रदरफोर्ड के प्रयोग को समझाएं और उससे निकले हुए परिमाणों को लिखिए। एंड राइट डाउन इट्स ऑब्जर्वेशन। एंड राइट डाउन इट्स ऑब्जर्वेशंस। आइए समझ में? रदरफोर्ड क्लियर है, एक्सपेरिमेंट क्लियर है, तो अब आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे। हाँ, रदरफोर्ड के प्रयोग को समझाएं और उसके परिमाणों को लिखिए। ठीक है, आए रदरफोर्ड के मॉडल पे, एक्सपेरिमेंट कर लिया उसने, तो उसके बाद उसने मॉडल भी तो दिया होगा। हाँ, अपना नाम हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी तो लिखवाना था उसको, है ना रिति? है रिति? तो जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, जो उसने प्रयोग करा, उसके बेसिस पे उसने अपने मॉडल की 3-4 फीचर्स बताए। क्या बताए? 3-4 फीचर दिए। अभी आपने जो लिखा उसके नीचे उसके फीचर दिए हैं, वो भी लिख लो जल्दी से लिख लो। 3 पॉइंट है। हाँ, रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम फीचर, वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। लिख लो। समझाने का काम मैं कर देता हूँ, लिखने का काम तुम कर लो। हाँ लिखिए। हाँ हाँ, उसके नीचे वाला जस्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लिखने में? और ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा हो? आ रहा है समझ में? हाँ, मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। तुम जल्दी लिख लोगे, टेपने की तो आदत है ही तुम्हें। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, टेप के लिख जाओगे पूरा। तो सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। ठीक है, लिखते जाइए, समझते जाइए। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन दे दी भाई। यहाँ पे क्या बोला उसने कि परमाणु के अंदर एक धनात्मक आवेश वाला केंद्र होता है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको क्या बोला जाता है? परमाणु केंद्र बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? परमाणु केंद्र बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे धनात्मक की जगह क्या लिखा है? धनावेशित। धनावेशित वही होता है धनात्मक, वही धनात्मक धनावेशित एक ही बात होती है। वो पॉजिटिव चार्ज की ही बात कर रहा है। ठीक है, जिसे नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस को हिंदी में बोला जाता है नाभिक। ठीक है, तो नाभिक क्या है? नाभिक एटम के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है? हमारा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्या है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये एटम होगा, इसके अंदर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और इसी को क्या बोला गया है? न्यूक्लियस। क्या बोला गया है? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में बोला गया है नाभिक। क्या बोला गया है? नाभिक। समझ में आया? हाँ, एटम के अंदर एक जगह है जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और उस जगह को क्या बोला गया है? न्यूक्लियस, मतलब नाभिक। और जो परमाणु का सारा द्रव्यमान है, मास है, वो कहाँ है? वो इस नाभिक में है, वो इस न्यूक्लियस के अंदर है। बात समझ में आई? क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किस में होता है? प्रोटॉन में। और प्रोटॉन क्या होता है? भारी होता है। इसीलिए सारा का सारा किस में है? इसके अंदर है। आई बात समझ में? हाँ, क्लियर है? सेकंड पॉइंट बोलो। तो देखो क्या बोलता है? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। क्या करता है?
जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस नाभिक या न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। क्या करता है? वो घूमता है। बात समझ में आ गई? जैसे कि सूरज के चारों ओर कौन घूमता है? पृथ्वी घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि सूरज क्या है? बहुत ज़्यादा भारी। और जब वो भारी होगा तो क्या करेगा? अपने आसपास की चीज़ों को अपने आसपास क्या करेगा? नचाएगा ऐसे ऐसे गोल गोल। ठीक है? किसी का रुमाल है? किसी का रुमाल है? बट दो गोल चीज़ें चाहिए होती भारी, वो तो नहीं। चलो कोई नहीं, वो एक्सपेरिमेंट कभी और दिखाएंगे। ठीक है? तो उसके लिए एक काम करना कि कल तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में, जब नेक्स्ट साइंस की क्लास होगी उसमें एक बड़ा कपड़ा ले आना और एक भारी बॉल लेके आना और एक पतली बॉल, छोटी बॉल लेके आना। ठीक है? ठीक है? एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। अरे स्क्वायर सा कितना भी बड़ा हो चलेगा। हाँ, क्रिकेट वाली भारी होनी चाहिए और जो बॉल लाओगे उसके कंपैरिजन में जो दूसरी बॉल होगी वो हल्की होनी चाहिए, वेट डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है? तब समझाएंगे कैसे घूमती है। बट अभी के लिए क्या समझो कि न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। और कैसे पाथ में घूमता है? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। कैसे पाथ में घूमता है? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। इस पॉइंट को याद रखना, अभी इसी से उसकी कमी निकलेगी। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट बोलो। तो सेकंड में क्या बनाना है? सेकंड में ये बना लेना है। ठीक है? दिखा देना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है? किस ऑर्बिट में? वर्ताकुल, क्या है? वर्तुलाकार, ऐसे है ना? वर्तुलाकार है ना? वर्तुलाकार मार्ग में घूमता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है? वर्तुलाकार मार्ग में, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? घूमता है। तो ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था, और इसी चक्कर में उसकी कमी आ गई। ठीक है? अभी समझेंगे क्या कमी थी, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है? सेकंड में ये वाला डायग्राम बनाना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब लिखिए थर्ड वाला लिख लो। क्या बोलता है? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ऑब्वियस सी बात है कि एटम के अंदर है तो एटम से बड़ा होगा क्या न्यूक्लियस? नहीं। तो एटम से भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा होता है। क्या? उसका न्यूक्लियस। देखो बहुत ज़्यादा छोटा है बट बहुत ज़्यादा भारी भी है। ठीक है? तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है। किसके कंपेयर में? किसके कंपेयर में? उसके एटम, उसके परमाणु के कंपेरिजन में। ठीक है? नाभिक की तुलना में जो परमाणु की तुलना में जो नाभिक होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा होता है। आई बात समझ में? तो ये तीन चीज़ें किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के बारे में बताई थी। तो अगर तुमसे पूछा जाए एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल, तो तुम ये 3 पॉइंट लिखो। ठीक है? अगर पूछा जाए रदरफोर्ड के मॉडल के समझाओ, तो क्या लिखोगे? ये 3 पॉइंट लिखो। समझ में आ गया? ये है रदरफोर्ड का मेन। इससे पहले जो हमने करा वो क्या था? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। क्या था? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है? तो अब लिखिए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स। एक चीज देखोगे, कुछ दिख रहा है इंग्लिश और हिंदी में? देखो ड्रॉबैक मैंने आगे लिखा, उसकी मीनिंग मैंने पीछे लिखी, सेंटेंस वही बना। ठीक है? तो रदरफोर्ड, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। ठीक है? बस दिखा रहा था कुछ। ठीक है, आगे चले। हाँ, तो पहली तो सुनो पहले। ठीक है? कमियां निकालने में तुम एक्सपर्ट हो, बट इस केस में मैं तुम्हें कमियां बताऊंगा। हाँ, अभी हिंदी में कोई कमी हो तो शिल्पी भैया गलत बोला है आपने, मात्रा गलत। ये कमियां निकालने में एक्सपर्ट है।
बेइज्जती कहाँ करी, मैं तो तारीफ कर रहा था। चलिए, द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब मैंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो परमाणु के अंदर, एटम के अंदर सर्कुलर पार्ट में घूमेगा। अब कोई चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो वो स्टेबल कैसे होगी, वो स्थिर कैसे होगी? अगर वो स्थिर नहीं होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो घूम घूम के थक के कहाँ गिर जाएगी? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगी, और जिसकी वजह से वो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटम फट जाएगा, है ना। तो एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई भी पार्टिकल जो है अगर वो सर्कुलर पाथ में, मतलब वर्ताकुल मार्ग में घूमता है तो उसकी वजह से उसमें क्या आती है? एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? त्वरण होता है। क्या आता है उसमें अंदर? त्वरण आता है। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी। और जब एक्सेलरेशन होता है तब जो पार्टिकल है, जो कण है, वो क्या करेगा? अपने अंदर में से ऊर्जा को बाहर निकालेगा। क्या करेगा? ऊर्जा को बाहर निकालेगा। और जब वो ऊर्जा को बाहर निकालेगा तो नेक्स्ट लाइन देखो, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अभी मैंने बोला ना कि घूम घूम के थक जाएगा। उसका मतलब क्या है कि जब जब वो घूमेगा, घूमते घूमते क्या करेगा? अपने अंदर में से एनर्जी को बाहर छोड़ेगा और धीरे धीरे क्या होगा? उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका घूमना बंद हो जाएगा और वो कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में, नाभिक में क्या करेगा? वो गिर जाएगा। नाभिक में क्या करेगा? वो गिर जाएगा। ठीक है, इफ दिस वर सो, अगर ऐसा होता है, इफ दिस वर सो, अगर ऐसा होता है, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। जो परमाणु होगा वो बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। एंड हैंस द मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। और जिस फॉर्म में हम उस पदार्थ को जानते हैं, जिस फॉर्म में हम उस मैटर को जानते हैं, उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट क्या बोलेंगे? वो उस फॉर्म में तो जो परमाणु होगा वो अस्थाई हो जाएगा, स्थायी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या बोलते हैं? एंड वी नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल। और जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। और यहाँ पे जिसने जो इलेक्ट्रॉन की घूमने वाली बात करी, इससे क्या हो गया? एटम अस्थाई हो गया। क्या हो गया? अस्थाई। तो ये इसके मॉडल की क्या थी? बहुत बड़ी एक कमी थी। क्या थी? बहुत बड़ी एक कमी थी। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप ये पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, या जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख सकते हो। तो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख के चलिए, ये पैराग्राफ मोर देन इनफ है। ठीक है, पेपर में लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ वो एक शॉर्ट तरीका है जिससे आप इस पूरे पैराग्राफ को याद रख सकते हो। ठीक है, तो लिखिए, Rutherford model tells us that an electron revolves in a circular path. But as we know any particle in circular orbit undergo acceleration and it loses energy, full stop. And it loses energy undergo acceleration and it loses energy, full stop. Due to this electron will fall in the nucleus. And it became highly unstable and become
and it became highly unstable, and it became highly unstable. But as we know, atom is quite stable. But as we know, atom is quite stable. अब ये लिखो या बुक वाला लिखो, तुम पे छोड़ देता हूँ, दोनों तो सेम ही है ना? ठीक है, हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक वर्तुलाकार मार्ग में घूमता है, वर्तुलाकार मार्ग में घूमता है, जिससे कि उसके अंदर त्वरण होता है, और वह अपनी ऊर्जा जिससे कि उसके अंदर त्वरण होता है, और वह अपनी ऊर्जा खोता जाता है। पूर्ण विराम, जिस वजह से पूर्ण विराम डंडा लगाते हैं ना, उसको पूर्ण विराम बोलते हैं, भूल गए क्या? जिस वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है, और परमाणु बहुत ज़्यादा अस्थायी बन जाता है। बट हमें पता है कि, लेकिन हमें पता है कि परमाणु बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, आगे बात समझ में? तो आज की क्लास में हमने दो मॉडल्स के बारे में बात करा। थॉमसन मॉडल ने क्या बताया कि जो एटम है वो तरबूज की तरह दिखता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव पेयर में एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसमें क्या होते हैं? समहित होते हैं। और हमने दूसरा मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आज की क्लास हम खत्म करते हैं। कल की टाइमिंग है 4 से 6 की। ठीक है, तो आ जाना टाइम पे। ठीक है, मैथ्स की क्लास है कल, पता है ना? तो कल आपकी मैथ की क्लास है और 4 से 6 आपका बैच है, तो आ जाना टाइम से। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।